Yes, good afternoon, students. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. Hope you are doing well. In the last class of macroeconomics, मैंने आप लोगों को एक डिफरेंस क्लियर करवाया था अबाउट द माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड एक स्पेशल पॉइंट के बारे में हमारी डिस्कशन हुई थी दैट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स. क्लियर? सो सर लास्ट का टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी मैं पहले रिवाइज करवा चुका था. क्लियर? हल्का सा सर माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा एंड आफ्टर दैट आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंथी होगा बिकॉज आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं कुछ राइटिंग पार्ट लिखवाऊंगा ज्यादा. क्लियर? सो आप प्रॉपरली उनके नोट्स मेंटेन करें. जो जो मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा रहा हूं आप प्रॉपर बेसिस को साथ साथ नोट करते रहिए. इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स. सर दैट मीन्स what is logical at the micro level may not be logical at the macro level. that means सर जो चीज आपके लिए लॉजिकल है that means जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है एक इंडिविजुअल लेवल पे that may not be beneficial or that may not be important for the macro level. that means जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक लार्ज लेवल पे कंसीडर करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके लिए माइक्रो में लॉजिकल थी वो सेम चीज आपके लिए मैक्रो में भी लॉजिकल हो. क्लियर? तो यहां पे आप लोगों ने एक एग्जांपल नोट डाउन की थी लाइक सेविंग्स के बारे में हमने यहां पे डिस्कस किया कि सर अगर सेविंग्स को इंडिविजुअल के पॉइंट से सोचा जाए कि कोई पर्सन अगर सेविंग कर रहा है तो दैट इज वेरी गुड बिकॉज वो अपनी फ्यूचर प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज करने के लिए दैट मींस अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वहां पे सेविंग कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है. बट अगर सर इसी थिंकिंग के साथ हर पर्सन सेविंग करने लग गया तो इसका इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी लेवल पे जो आएगा वो हमने लास्ट वो एरोस डाल के प्रॉपरली समझा था कि जितनी ज्यादा सेविंग्स होंगी सर उतना एक्सपेंडिचर फॉल करेगा एंड जितना एक्सपेंडिचर फॉल करेगा एग्रीगेट डिमांड कम होगी एंड एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट डाउन जाएगी. इन्वेस्टमेंट के डाउन जाने से प्रोडक्शन कम होगी एंड प्रोडक्शन के कम होने से इंप्लॉयमेंट. सर जिसको आप वर्ड बोलते हो एंड डिफरेंस के अंदर भी मैंने आपको नोट डाउन करवाया था कि थियरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द मेन डिटर्मिनेंट इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है ये अपने आप में क्या है एक मेन डिटर्मिनेंट. दैट मींस सर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप उसका एक सिंगल इंपैक्ट देखोगे. अगर आप उसको पूरी इकोनॉमी के पॉइंट से देखोगे तो दैट मींस ये एक जो चेन है आपने किसी भी एक पॉइंट को छेड़ा तो वो पूरी इकोनॉमी में उसका क्या आएगा इंपैक्ट आएगा. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल. सो आइए नेक्स्ट आगे टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने नोट्स ओपन कर लें जहां पे हमारी सर ये बात चल रही थी. यस प्लीज. आज मैं आपको ज्यादा पीछे वाला रिपीट नहीं करवाऊंगा. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट आगे हमारा जो टॉपिक चल रहा था सर उसको हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं एंड नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं बिकॉज आज के लेक्चर के अंदर राइटिंग वाला पार्ट भी होगा एंड प्लस मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर भी जाने की और कोशिश करूंगा. इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. सर हमारे यहाँ पे बात चल रही थी कि मैं नए लेक्चर के अंदर आपको जो टॉपिक करवाऊंगा दैट इज यहाँ पे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. तो बेसिकली सर हमने डिफरेंस तो क्लियर कर लिया. अब इसका स्कोप बताओ. स्कोप इन द सेंस आप यहां पे बोल सकते हो एरियाज ऑफ स्टडी कि बेसिकली सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से एरियाज होंगे जो हमने स्टडी करने हैं. माइक्रो को छोड़ो परे सर, माइक्रो तो हम +1 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके. अब हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाओ कि बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कौन कौन से फील्ड्स कौन कौन से एरियाज की स्टडी हमने करनी होगी. सर उन चीजों के रिलेटेड हमें बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप फाइंड आउट करवाओ कि बेसिकली स्कोप इसका है क्या. तो मैं यहां पे आपको नॉर्मली ये कहना चाहूंगा कि जो आपका ऑलरेडी सर +2 क्लास का सिलेबस है वही इसका क्या है स्कोप एंड वन बाय वन उन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन मैं आपको लिखवा रहा हूं.
सो आप नोट डाउन कीजिए, साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। नंबर 1 इज theory of employment. Theory of employment. It is concerned with determination of level of employment in the economy, full stop. It explains the causes of unemployment, and suggest the possible remedies to correct it. अब यहां पे सर हमारी बात क्या चल रही है कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे जो अपने सिलेबस के अंदर रीड आउट करेंगे दैट इज थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन सर एम्प्लॉयमेंट का लेवल फाइंड आउट करना कि दैट मीन्स जो रिसोर्सेज आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयड हैं क्या वो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं या अंडर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं। दैट मीन्स रिसोर्सेज को क्या फुली एम्प्लॉयड किया जा रहा है, क्या रिसोर्सेज फुल दैट मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनकी हो रही है या रिसोर्सेज अंडर एम्प्लॉयड है। तो बेसिकली सर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करने के लिए कि कौन से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे हम काम कर रहे हैं, क्लियर दैट कि क्या हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हैं और अंडर एम्प्लॉयड हैं, क्लियर। एंड इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और बेसिकली अगर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूज नहीं किया जा रहा या अनएम्प्लॉयमेंट अगर वहां पे है तो उनके कॉजेज क्या हैं। और बेसिकली ये थ्योरी आपको क्या प्रोवाइड करेगी, सजेशंस भी प्रोवाइड करेगी कि बेसिकली आप उन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को या उन अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए क्या क्या रेमेडीज अपना सकते हो, उनको करेक्ट करने के लिए क्या क्या मोड ऑफ वेज हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो नंबर 1 इज थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि बेसिकली जहां पे अगर इकोनॉमी में आपने क्या करना है, डिटरमिन करना है कि कौन से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे हम काम कर रहे हैं, प्लस जो भी हमारे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है सर उन कॉजेज को कैसे रिमूव किया जाए, उसके लिए जो रेमेडीज होंगी वो भी ये थ्योरी हमें क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। एंड ये अपने आप में एक +2 के सिलेबस का पार्ट है, क्लियर। नंबर 2 इज theory of national income. Theory of national income. Yes, macroeconomics studies generation of नेशनल इनकम। ये तो सर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजर ऑफ नेशनल इनकम या एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड कॉमा इनकम मेथड कॉमा एक्सपेंडिचर मेथड। ये भी आप लोगों का सिलेबस का पार्ट है। दैट मींस सर मैक्रो लेवल पे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना कि बेसिकली हमारी कंट्री कितनी नेशनल इनकम जनरेट कर रही है, एंड उसके 3 मेथड्स सिलेबस में आपके इंट्रोड्यूस किए गए। नंबर 1 इज प्रोडक्ट मेथड, नंबर 2 इनकम मेथड एंड नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। ये चीज भी आपको नेक्स्ट ऑन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर क्या करवाऊंगा, लिंक करवाऊंगा।
बट फॉर द टाइम बिंग सर हमने जो स्कोप रीड आउट करना है उस स्कोप के अंदर मुझे सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो नेशनल इनकम का एस्टिमेशन है, क्लियर, नेशनल इनकम के एस्टिमेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बहुत क्या करती है, हेल्प आउट करती है, क्लियर। नेक्स्ट इज नंबर थर्ड, एंड प्लीज इसको साथ साथ नोट डाउन करती जाइए, क्लियर, बिकॉज मैं पहले ही बता चुका सर आज के लेक्चर के अंदर राइटिंग पार्ट थोड़ा सा हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर, एंड मे भी हो सकता है कि लेक्चर आपको थोड़ा सा मैं लंबा भी प्रोवाइड करूं, प्लीज तो साथ साथ इसको नोट डाउन करते जाना, क्लियर। नेक्स्ट इज नंबर थर्ड, थियरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल, थियरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल। अब जर्नल प्राइस लेवल सर मतलब दैट मीन्स ऑल ओवर द मार्केट जो प्राइस प्रिवेल करेगा, दैट मीन्स जनरली जो प्राइस प्रिवेल करता है इकोनॉमी में उसके रिलेटेड टू जो थ्योरी है, दैट मीन्स सर आपको यहाँ पे जो पॉइंट रीड आउट करने को मिलेंगे वो क्या होंगे, रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन, रिगार्डिंग द डिफ्लेशन, या मान लो सपोज जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है, क्लियर, एग्रीगेट डिमांड अगर ग्रेटर हो जाती है देन दैट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पे अकेला वर्ड डिमांड सप्लाई नहीं यूज करूंगा बिकॉज मैक्रो के अंदर जो आपके इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं सर, वन इज एग्रीगेट डिमांड एंड सेकंड इज एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर, तो वहां पे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जो अराइज होगी, या इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट सर वहां पे जो इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि सर अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो नेचुरली है इन्फ्लेशन की पोजीशन वहां पे क्या होगी, अराइज। तो इन्फ्लेशनरी गैप को क्या कवर करने के लिए या समझने के लिए, क्लियर, या दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन है एग्रीगेट सप्लाई तो वहां पे जो गैप अराइज होगा दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशनरी गैप। तो इन पॉइंट्स के रिलेटेड टू जो स्टडी होगी वो आपको कहां पे मिलेगी, थियरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल के अंदर। यस प्लीज, प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग excess demand, comma, inflationary gap, comma, deficient demand, comma, deflationary gap, is studied with the help of macroeconomics variables। तो नॉर्मली आप यहां पे सर क्वेश्चन रेज करोगे सर, बाकी सब ठीक है, ये इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बिकॉज ये आप लोगों का सिलेबस का पार्ट है +2 के अंदर जो आप रीड आउट करोगे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वर्ड्स आपके सामने रखे गए, दैट मींस सर एक इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में आप आने वाले टाइम में सुनोगे। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है ये क्यों अराइज होता है, व्हेन जब आपकी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर। तो उस केस में जब आपकी डिमांड इज ग्रेटर देन क्या होती है, सप्लाई, तो उस केस में जो गैप अराइज होता है उसे हम वर्ड बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। एंड सर इस डिफ्लेशनरी गैप का कारण क्या है, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेस देन है एग्रीगेट सप्लाई तो वहां पे हम वर्ड बोलते हैं कि जो गैप वहां पे अराइज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशनरी गैप। तो सर उन इन्फ्लेशनरी गैप्स और उन डिफ्लेशनरी गैप्स को कवर करने के लिए, या इन सिंपल वर्ड्स हम अपनी इकोनॉमी को दोबारा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, दोबारा उसको नॉर्मल सिचुएशन के लाने के लिए इन गैप्स को कैसे कवर करेंगे, इन गैप्स को कैसे रिमूव करेंगे, ये चीज आपको कौन समझाएगी, थियरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल, क्लियर। नेक्स्ट नंबर फोर इज थियरी ऑफ मनी,
क्लियर। यहां पे लिखो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स explains the functions of मनी, कि बेसिकली मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, फुल स्टॉप, banking also plays an important role, banking also plays an important role in understanding various concepts of macro, like inflation deflation, एटसेट्रा। दैट मीन्स अब आप यहां पे सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बैंकिंग का भी रोल रीड आउट करोगे एंड आप अपना इंडेक्स भी ओपन करके देख सकते हो। एंड वेरियस स्कूल्स के अंदर मनी बैंकिंग टॉपिक भी क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। तो बेसिकली आप वहां पे रीड आउट करोगे कि मनी के फंक्शंस क्या हैं, मनी को सप्लाई करने वाले पर्सन कौन है, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई, या व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल मनी सप्लाई। तो ये वेरियस क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने, ये सारे के सारे आपको आंसर्स कहां मिलेंगे, थ्योरी ऑफ मनी में। एंड बैंकिंग आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो, लाइक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। दैट मीन्स जब मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, जब मार्केट में डिफ्लेशन की पोजीशन है, तो उस टाइम पे सर उस इन्फ्लेशन को या उस डिफ्लेशन को कैसे दोबारा इक्विलिब्रियम में लाया जाए, तो बैंकिंग वहां पे क्या क्या अपने रोल प्ले करती है, ये चीज आपको समझने में कहां पे मिलेगी, थियरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग ऑल्सो। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज नंबर 5, थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सर बाकी सारा कुछ तो हो गया, लाइक हम लोगों ने सर नेशनल इनकम का भी एस्टिमेशन कर लिया, थियरी ऑफ इंप्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी रीड आउट कर ली, थियरी ऑफ मनी भी हो चुका, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल दैट मींस एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को भी ट्रीट कर लिया। बट सर अभी तक हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर नहीं आया, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के लिए जो थियरी आपके पास आती है दैट इज थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यस प्लीज। मैक्रो स्टडीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू और more countries, between two or more countries, comma, balance of payment position, comma, determination ऑफ एक्सचेंज रेट, कि बेसिकली सर हमारी कंट्रीज का जो एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट मींस सर जैसे आप लोग बात करते हो कि $1 इज इक्वल्स टू 67 रुपीज, तो इस रेट को डिटरमिन करना वो कैसे डिटरमिन होगा, तो वो डिटर्मिनेशन के बारे में आपको कौन पढ़ाएगा, थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। दैट मींस वहां पे हम प्रॉपर वे से रीड आउट करेंगे कि कौन कौन से सिस्टम यूज किए जाते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन से पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है while determining the exchange rate। clear। तो exchange rate means normally sir when in simple words the rate clear। like आप लोग एग्जांपल यहां पे ले सकते हो कि $1
हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट इट बी $1 इज इक्वल्स टू ₹60, लेट इट बी। तो यहां पे हम बोलते हैं कि सर आपको आपकी इंडियन करेंसी के या डोमेस्टिक करेंसी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स देने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सचेंज करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे टू एक्वायर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। क्लियर? दैट मीन्स टू एक्वायर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आपको इन एक्सचेंज देने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट। तो इसे हम वर्ड वहां पे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। तो सर इस एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन कैसे होगी, ये चीज भी आपको कहां में समझ में आएगी, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। क्लियर? अब ये 5 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, ये 5 पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद आप अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंडेक्स ओपन करके देखना, सर ये 5 पॉइंट्स ही जो हमने यहां पे रीड आउट किए, इन्हीं 5 पॉइंट्स में आपका पूरा सिलेबस क्या है, डिवाइडेड। क्लियर? अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, जहां पे आपके नंबर 4 तक जो आपका बेसिकली सर नेशनल इनकम तक जाता है, वो प्योरली आपके कौन से टॉपिक हैं, थियरी ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर? एंड आफ्टर दैट आपके टॉपिक स्टार्ट होते हैं मनी बैंकिंग, तो आपके पास आती है वो सर थियरी ऑफ मनी के बारे में, मनी एंड बैंकिंग के बारे में। आफ्टर दैट आपके टॉपिक स्टार्ट होते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, या प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो टॉपिक आपके स्टार्ट होते हैं थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्लस आपका एक थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, एंड सबसे लास्ट टॉपिक जो आपके हैं वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हमने नाम दिया थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो नॉर्मल सी बात, जो स्कोप हम यहाँ पे मैक्रो का डिस्कस कर रहे हैं सर, बेसिकली ये अपने आप में पूरा जो +2 का सिलेबस है मैक्रो का, सर ये वही सिलेबस तो है। और क्या हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा, और तो कुछ भी पॉइंट डिस्कस नहीं किया। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है, यहाँ पे आप इतना कोई हार्डशिप नहीं लेके चलोगे कि बेसिकली सर स्कोप पे पता नहीं आपने क्या लिखवा दिया क्या नहीं। हाँ, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुने, जस्ट आपके लिए एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बिकॉज ये सारा सिलेबस 1 by 1 आपके नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर आपको रीड करने को मिलेगा। एंड दैट मीन्स जो नॉलेज इन टॉपिक्स के रिलेटेड हुआ है, जब आप इनको टॉपिक वाइज रीड आउट करोगे तब जाके आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि बेसिकली ठीक है सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने जब स्कोप पढ़ाया था तो ये सारे पॉइंट्स हमने वहां पे डिस्कस किए थे। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। सर नए टॉपिक के अंदर हल्का सा पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, दैट इज सिग्निफिकेंस। मैं यहां पे शीट थोड़ी एनलार्ज कर लेता हूं। सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर टॉपिक बना हुआ है। क्लियर? तो नॉर्मली यहां पे हमने जो पॉइंट डिस्कस करना है कि बेसिकली सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप आपने पढ़ा दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस हमने क्रिएट कर लिया। अब ये बताओ कि बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना, आप इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो कि सर मनी बैंकिंग के बारे में रीड करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को कैसे डिटरमिन करना है, या एक्सेस डिमांड को, डेफिसिट डिमांड को कैसे ट्रीट करेंगे। सर हमें जरूरत क्या है, हम इतने सारे ये हैवी कॉन्सेप्ट जो आने वाले दिनों में रीड आउट करेंगे, हमें इनकी जरूरत क्या है। हम इन सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को या इन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को जो मैक्रो के अंदर हम रीड आउट करेंगे, हमें इसकी इंपॉर्टेंस तो समझाओ कि बेसिकली हम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने सर स्कोप के अंदर बता तो दिया कि सर आप ये पढ़ोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 by 1 आपने पूरा सिलेबस हमें बता दिया, बट सर ये तो बताया नहीं कि हमारे लिए जरूरी क्यों है, कि क्यों हम एक मैक्रो लेवल की स्टडी करें। तो नंबर 1 इज फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे क्या लिखेंगे सर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी को डिस्क्राइब करने के लिए कि व्हाट द इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूट्स। अब सर आप एक बार बताओ, जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं, क्लियर, लाइक मोदी जी ने जितने भी डिसीजन लेने होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे तो नहीं लेने, उन्होंने जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो लेने के आए सर, वो गवर्नमेंट का काम है डिसीजंस लेना ऑल ओवर द इकोनॉमी लेवल पे, दैट मींस नेशनल लेवल पे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सर अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे
क्लियर। तो उनको कैसे पता कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक इकोनॉमी की जो डिस्क्रिप्शन है, एक इकोनॉमी को जो डिस्क्राइब है, वो बेसिकली कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स जो मेन स्टडीज हम लोग कर रहे हैं, जो पीछे आप ये सारी स्टडीज करके आए, इतनी थियरीज रीड आउट करके आए, वो थियरीज आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, एक पिक्चर प्रोवाइड कर रही है, एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रही है रिगार्डिंग द इकोनॉमी। क्लियर कि दैट मीन्स इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम कितनी एस्टिमेट हुई, उस नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करने वाले कौन कौन से सेक्टर्स हैं, क्लियर, एंड उस नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करने वाली कौन सी लेवल ऑफ एक्टिविटी है, क्लियर। तो दैट मीन्स सर इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन को फाइंड आउट करने के लिए, या काइंड ऑफ जैसे आप वर्ड बोल सकते हो कि सर स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को फाइंड आउट करने के लिए कि इंडिया के अंदर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके कॉजेस क्या हैं, उनको सही करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको कहां से मिलती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स को मैक्रो लेवल पे रीड आउट नहीं करोगे तो आपको आपकी इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी, क्लियर। या फिर आप कह सकते हो कि सर गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए। दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब तक आप इसकी डिस्क्रिप्शन रीड आउट नहीं करेंगे, एक क्लियर पिक्चर फाइंड आउट नहीं करेंगे इकोनॉमी की, तो आपको बेसिकली क्या पता सर, क्लियर। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें किस बात के लिए हेल्प करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है अपनी इकोनॉमी के बारे में। तो यहां पे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्लियर, लाइक एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के एस्टिमेट, क्लियर, कि बेसिकली कौन सी नेचर एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी है या कौन सा सेक्टर है जो बेसिकली नेशनल इनकम को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। नंबर 2, यहां पे आप बोल सकते हो स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की अनएम्प्लॉयमेंट की यहां पे क्या पोजीशन है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है, क्लियर, एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि बेसिकली गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही है या बेसिकली वो इकोनॉमी को किस वे से रेगुलेट कर रही है थ्रू द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्लियर, कि जो भी गवर्नमेंट बजट बनाती है, गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू किस वे से अपनी इकोनॉमी को रेगुलेट कर रही है, कितना रेगुलेट वो कर पा रही है एंड कहां कहां प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं। तो कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन आपको कहां से मिलती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नंबर टू यहां पे आप और पॉइंट क्या लिख सकते हो, सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, क्लियर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, स्टेबिलिटी मींस सर हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो इकोनॉमी है वो या तो इन्फ्लेशन की पोजीशन में जाए या वो डिफ्लेशन की सिचुएशन में जाए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये उतार चढ़ाव चलते रहें, हम चाहेंगे कि हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज होकर काम करे, दैट मींस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए कौन हेल्प आउट करती है या कौन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सर प्योरली मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वेरियस टाइप ऑफ पॉलिसीज like monetary policy and fiscal policy to counter that means to कंट्रोल करने के लिए, to combat the situations of inflation एंड डिफ्लेशन। दैट मीन्स सर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, क्लियर, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप ये वेरियस पॉलिसीज बनाते हो, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी जो आपके सिलेबस का पार्ट है, फिस्कल पॉलिसी जो आपके सिलेबस का पार्ट है, दैट मीन्स गवर्नमेंट बजट भी बोलते हैं इन सिंपल सेंस। तो ये पॉलिसीज के थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही तो काम आती है, क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सर और यहां पे मतलब क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स सिग्निफिकेंट है, सर बीओपी स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए। बीओपी स्टेटस मीन सर बैलेंस ऑफ पेमेंट,
कि दैट मींस हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस को या हमारी कंट्री के इकोनॉमिक रिलेशंस को फाइंड आउट करना विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर, कि हमारी कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, क्लियर, जो लेन देन, इकोनॉमिक लेन देन हमारा जो चल रहा है, क्लियर सर, उस स्टेटस को फाइंड आउट करना, या हमारी कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ जो लेन देन चल रहा है, दैट मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर, उस स्टेटस को, उस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए कौन हेल्प करती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तो आप पीछे रीड आउट करके आए थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर, कि थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आप क्या फाइंड आउट करोगे? सर, बीओपी पोजीशन, बीओपी स्टेटस, दैट इज आपकी कंट्री का क्या इकोनॉमिक रिलेशन है दूसरी कंट्रीज के साथ। दैट मींस आप उन कंट्रीज पे डिपेंड करते हो या वो कंट्रीज आपकी कंट्री के ऊपर डिपेंड करती हैं। इज दैट क्लियर? तो ये बीओपी स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए अपने आप में कौन हेल्प करती है? एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर, एंड द लास्ट वन इज, अगर यहां पे हम हल्का सा डिस्कशन करें, लास्ट वन इज बेसिकली पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जितने भी सर इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, क्लियर, जितने भी इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, लाइक एग्जांपल बता सकते हैं, लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सर कंजम्पशन, क्लियर, लाइक इन्वेस्टमेंट करना। सर, ये जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, ये आपको क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं। क्या करते हैं सर? असिस्ट करते हैं इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्लियर, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब एक बात बताओ सर, जितनी भी कंट्री लेवल पे, दैट मीन्स जितनी भी नेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उन पॉलिसीज को बनाने की जो इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स क्या प्रेजेंट नीड्स हैं, इकोनॉमी में कहां कहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या इश्यूज हैं जो पब्लिक को फेस करनी पड़ रही हैं। तो सर, ये जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, ये पॉलिसीज कहां से बनती हैं? इन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को यूज करके, लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन एक्टिविटी कितनी चल रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, इनकम जनरेशन कितनी हो पा रही है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है। सर, ये जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल हैं, क्लियर, इन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को यूज करके इन पॉलिसीज को बनाया जाता है ताकि आपकी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूटी में चलती जाए। क्लियर, दैट मींस आपकी कंट्री का, इन सिंपल वर्ड्स, आपकी कंट्री का जो जीडीपी रेट है सर, वो क्या हो? राइजिंग हो, हमेशा कॉन्टिन्यूटी में इंक्रीज करता जाए। इज दैट क्लियर? लाइक इन टुडे सिचुएशन, आज के टाइम में सर लॉकडाउन की सिचुएशन है, सारे कामकाज बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं, एंड अब लोगों में प्लस सरकार के अंदर एक ही पोजीशन जो है, एक ही प्रॉब्लम जो है उनको बार बार फेस करनी पड़ रही है कि जितनी दिन इकोनॉमी हमारी लॉकडाउन रहेगी, उतना लॉस, फाइनेंशियली इकोनॉमिक लॉस किसको पड़ रहा है? प्योरली इकोनॉमी को पड़ रहा है। दैट मींस अब हमें किस बात का खतरा है? कि हमारी जीडीपी रेट बेसिकली डिक्लाइनिंग होता जा रहा है, क्योंकि सर जितने दिन इकोनॉमी लॉकडाउन रहेगी, डेली का इकोनॉमिक लॉस, पता नहीं कितने हजारों करोड़ का लॉस जो है हमें सफर करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। इसीलिए लॉकडाउन की सिचुएशन में भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ थोड़ी रिलैक्सेशन जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उनको प्रोवाइड कर रही है कि आप अपने लेवल पे प्रोडक्शन कंटिन्यूटी रखें। दैट मींस एक एसेंशियल कमोडिटीज लगा लो। क्लियर, एसेंशियल कमोडिटीज तो प्रोड्यूस हो ही रही हैं, साइड बाय साइड थोड़ी बहुत प्रोडक्शन सेंटर्स को भी या प्रोड्यूसिंग सेक्टर को भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई कि आप अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करते रहिए। बिकॉज अगर हमने सारी ही प्रोडक्शन बंद कर दी तो हमारा जो जीडीपी रेट है वो बहुत ही डाउनफॉल हो जाएगा, एंड हमारी कंट्री की जो एक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो बेसिकली क्या हो जाएगी? स्टैग्नेंट। क्लियर, वैसे तो सर स्टैग्नेंट हुई पड़ी है, तो इसको दोबारा मूवमेंट में लेके आने के लिए, क्लियर, दोबारा मूवमेंट में लेके आने के लिए नई नई पॉलिसीज फॉर्मुलेशन अप्रोच देखते हैं
कि कुछ ना कुछ गाइडलाइंस इस कोविड-19 के रिलेटेड तो आती हैं कि क्या क्या चीज सरकार ने अलाउ कर दी है, क्या क्या चीज वो सरकार अलाउ नहीं करेगी। तो वो सारे पॉइंट्स आपको इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में रीड आउट करने को मिलते हैं। दैट मीन्स सर वो कौन सा इंडिविजुअल लेवल पे उस चीज को सोच रहे हैं, वो उसका इंपैक्ट ऑल ओवर द इकोनॉमी फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कंटिन्यूटी में चलती जाए। इज दैट क्लियर? तो स्कोप सिग्निफिकेंस जो हमने यहाँ पे रीड आउट की, सर वैसे तो सिग्निफिकेंस भी सिंपल पॉइंट्स थे जो हमने पीछे पढ़े थे, लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन लेने के लिए, क्लियर, दैट मींस एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेट हो गई, या गवर्नमेंट किस वे से इकोनॉमी को रेगुलेट कर रही है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन से बचने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसीज को यूज करके, क्लियर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करी जाती है, वो बेसिकली सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू तो करी जाती है, क्लियर। बीओपी का स्टेटस, दैट मींस बीओपी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी कंट्रीज का क्या परफॉर्मेंस है, बेसिकली आपकी कंट्री की क्या परफॉर्मेंस है विद रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि दूसरी कंट्रीज की परफॉर्मेंस और आपकी कंट्रीज का जो कंपैरिजन फाइंड आउट करने के लिए सर बीओपी स्टेटस वहां पे काम आएगा। एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, ताकि आपकी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना रुके, तो मैक्रो इकोनॉमिक के जो वेरिएबल्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, असिस्ट करते हैं, ताकि आप एक कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते जाएं। इज दैट क्लियर? ओके। एंड लास्ट टॉपिक जो मैं यहां पे आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, दैट इज इंटरडिपेंडेंसी। हेडिंग दीजिए इंटर डिपेंडेंसी, क्लियर। नंबर 1, आप हेडिंग यहां पे एक मिनट, इंटरडिपेंडेंसी मतलब क्या सर माइक्रो मैक्रो के बिना काम कर सकती है? अगर यहां पे हम टॉपिक का थोड़ा सा मीनिंग समझें कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरडिपेंडेंसी। सर एक वर्ड होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मींस माइक्रो अलग है, मैक्रो अलग है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बट एक वर्ड होता है सर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मींस सर माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड करती है एंड मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड करती है। हाउ? तो यही टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने आ रहे हैं, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम पेपर के अंदर भी ये डिस्कस किया गया, प्लस पूछा भी गया कि आप ये एक्सप्लेन कीजिए सर, हमें डिफरेंस नहीं करना, हमें डिफरेंस नहीं चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस हमें क्लियर करवाएं। मैं आपसे पूछना जो चाह रहा हूं बेसिकली कि माइक्रो मैक्रो पे कैसे डिपेंड करती है और मैक्रो माइक्रो पे कैसे डिपेंड करती है। दैट इज कॉल्ड एज इंटरडिपेंडेंसी। सो नंबर 1 इज, सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं माइक्रो डिपेंड्स ऑन मैक्रो, कि माइक्रो किस पे डिपेंड करती है सर, मैक्रो पे डिपेंड करती है। फिर आप यहां पे लिखो माइक्रो वेरिएबल्स डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स that is decisions taken at micro level डिपेंड अपॉन, जो डिसीजन कहां पे लिए जाएंगे, डिसीजन टेकन एट मैक्रो लेवल। कि बेसिकली सर आप ये कहना चाहते हो कि जो माइक्रो के वेरिएबल्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के ऊपर। सर कहने का मतलब कि जो डिसीजंस आपके माइक्रो लेवल पे लिए जाते हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, जो डिसीजंस लिए जाते हैं मैक्रो लेवल के ऊपर। क्लियर? कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑल ओवर द इकोनॉमी डिसीजन लिया जाएगा,
क्लियर, जो ऑल ओवर द इकोनॉमी डिसीजन लिया जाएगा वही डिसीजन क्लियर लिया जाएगा एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। क्लियर, अब नॉर्मल सी बात सर, लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर जब ये नोटिसेस जारी हुए थे कि बेसिकली 31 मार्च तक क्लियर सारे जो शॉप्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या होंगे सर, लॉकडाउन होंगे, बंद होंगे। क्लियर, अब मैं अकेला बंद करूं या ना करूं ये किस पे डिपेंड करेगा कि जो ऑल ओवर द इकोनॉमी डिसीजन लिया जाएगा। क्लियर, दैट मींस जैसा ऑल ओवर द इकोनॉमी लेवल पे क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा, वही सिचुएशन मुझे भी क्या करनी पड़ेगी, ऑप्ट करनी पड़ेगी। दैट मींस इंडिविजुअल का डिसीजन, मेरा डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑल ओवर द इकोनॉमी, जो मैक्रो लेवल पे डिसीजन लिया जाएगा। इन इकोनॉमिक्स एग्जांपल लिखो यहां पे, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस is influenced by general price level in the economy, general price level in the economy। that means आपकी कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, दैट मींस आपकी कमोडिटी का प्राइस आप क्या रखोगे ये डिपेंड करेगा कि ऑल ओवर द इकोनॉमी उस लेवल, दैट मींस उस जिस टाइप की आपकी इंडस्ट्री है उन गुड्स का जनरली क्या प्राइस लेवल डिसाइड हुआ है। दैट मींस ऑल ओवर द इकोनॉमी क्या जनरल प्राइस लेवल चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग टू आपकी अपनी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करेंगे। दैट मींस सिंगल कमोडिटी माइक्रो लेवल का जो डिसीजन आपने लेना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो मैक्रो लेवल पे डिसीजन लिया जाएगा। दैट मींस आपकी सिंगल प्राइस की कमोडिटी जो है, दैट मींस आपकी जो कमोडिटी है उसका जो प्राइस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो जनरल प्राइस लेवल चल रहा होगा इकोनॉमी। एंड नंबर टू हम यहां पर लिखना चाहेंगे सर, मैक्रो डिपेंड्स ऑन माइक्रो। क्लियर, तो इन शॉर्ट मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, द decisions taken at मैक्रो लेवल, कि जो डिसीजंस बेसिकली मैक्रो लेवल पे लिए जा रहे हैं, क्लियर, डिपेंड्स अपॉन द डिसीजंस taken at the micro level। clear sir, how it is possible? for example aggregate demand, depends on the डिमांड्स, या डिमांड ये लिख सकते हो आप यहां पे, ऑन द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, कि जो बेसिकली इंडिविजुअल की डिमांड होगी। बिकॉज अगर सिंपल डिमांड को काउंट करोगे, एक इंडिविजुअल लेवल पे काउंट करोगे, तो सर इंडिविजुअल्स को प्लस करते हुए तभी तो वो क्या बनेगी, एग्रीगेट बनेगी। या डायरेक्टली सीधा अपने एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करी, सर एग्रीगेट डिमांड को भी कैलकुलेट करने के लिए आपने पहले इंडिविजुअल डिमांड को काउंट किया होगा। तो इंडिविजुअल डिमांड को काउंट करना बेसिकली सर माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर, आप ये तो नहीं कह सकते कि डायरेक्टली मैंने तो सर सबका ही टोटल मार दिया। पर सबका टोटल करने के लिए भी, सबकी डिमांड्स का टोटल करने के लिए भी आपने इंडिविजुअल डिमांड को तो चेक किया होगा, इंडिविजुअल डिमांड को तो कैलकुलेट किया होगा। एंड अगर इंडिविजुअल डिमांड को तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है, आपकी मैक्रो लेवल की डिमांड है। क्लियर, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या था, डिमांड ऑल ओवर द इकोनॉमी। क्लियर, कि उन गुड्स एंड सर्विसेज की ऑल ओवर द इकोनॉमी क्या डिमांड है। सर उस डिमांड को फाइंड आउट करने के लिए आप पहले इंडिविजुअल डिमांड को ही चेक करोगे ना। तो अगर इंडिविजुअल डिमांड को चेक करोगे तो सर आपकी बात प्रूव हो गई।
कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, माइक्रो के ऊपर। मैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात बोल रहा हूं कि हमने यहाँ पे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करना। किस बात का डिफरेंस क्रिएट नहीं करना कि माइक्रो अलग है सर, मैक्रो तो मैं पहले दिन क्लियर कर चुका कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट देन दैट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट सर ये डिफरेंट भी हैं प्लस इंटरडिपेंडेंट भी हैं। आप इनको वर्ड इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते कि माइक्रो के बिना मैक्रो काम कर लेगी या मैक्रो के बिना माइक्रो काम कर लेगी। तो यहां पे जो टॉपिक समझने वाला था वो बेसिकली इनकी डिपेंडेंसी, क्लियर, कि एक के जो डिसीजन है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्लियर, और जो दूसरे के जो डिसीजन है वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड करते हैं। दैट मींस माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड करती है एंड मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड करती है। तो विद एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे ये कवर किया, क्लियर। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे बेसिकली एंड करता हूं, क्लियर। यहां तक आपका बेसिकली जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है काफी कंप्लीट हुआ एंड नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करवाऊंगा, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके अंदर हम थोड़ा सा राइटिंग पार्ट भी करेंगे प्लस डायग्रामेटिक वर्क भी करेंगे, क्लियर। यहां तक आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन का पॉइंट था, इंट्रोडक्शन तक आपका यहां पे हुआ कंप्लीट, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें और भी मजा आने वाला है क्योंकि सर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके अंदर आपको मैं वेरियस सेक्टर्स का आपस में रिलेशन क्लियर करवाऊंगा कि जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनका आपस में क्या लेन देन है, क्लियर। सो आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, नंबर 1 इज स्कोप, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज आप रीड आउट करोगे। नंबर 2 इज सर आपने क्या रीड आउट किया उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम सर क्यों स्टडी करें, बेसिकली मोटिव क्या है उसके पीछे, क्लियर। तो वो 4-5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। एंड नेक्स्ट ऑन द लास्ट टॉपिक इज इंटरडिपेंडेंसी, क्या माइक्रो और मैक्रो इंडिपेंडेंट है या इंटरडिपेंडेंट है, सर बेसिकली इंटरडिपेंडेंट है, कि माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड करती है और मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड करती है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लियर किया। इज दैट क्लियर? एंड आपको लॉट ऑफ टाइम कह चुका, अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए या एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं, क्लियर। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्लियर, सो दैट आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपने आप ही यूट्यूब की ओर से मिल जाया करेगी। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक्स अ लॉट।